ओके, तो एक्सटेक्स की एग्जांपल्स को देखते हैं। एक एग्जांपल है इसमें, डोमेन मॉडल एग्जांपल। डोमेन मॉडल एग्जांपल ये है कि आप जब ग्रामर लिखते हैं तो एडिटर के अंदर आप जब वो उसका एडिटर जनरेट होता है तो इस तरह का एक लैंग्वेज आप लिख सकते हैं उसके अंदर। लैंग्वेज देखेंगे तो इट्स लाइक अ सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल आप एक डेटा टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं, फिर आप ये क्लास के बजाय आपने क्लास की जगह समझे कि एक एंटिटी आपने डिक्लेयर कर दी है, मे बी कोई डेटाबेस से आपने अगर करना है तो आप क्लास के बजाय आप एंटिटी कीवर्ड यूज कर रहे हैं, आप एंटिटी ब्लॉक कर रहे हैं, उसके अंदर ये एट्रीब्यूट बना रहे हैं, टाइटल कॉलन स्ट्रिंग मैनी पोस्ट। पोस्ट ये समझे कि एंटिटी ब्लॉग और पोस्ट के दरमियान वन टू मैनी रिलेशनशिप बना हुआ है। ये एक मैनी, इस ब्लॉग एंटिटी को आपने पोस्ट एंटिटी के साथ वन एसोसिएशन एक तरह की वन टू मैनी बना दी है। एक एंटिटी ये है ऑथर के नाम से है। फिर इसमें वो जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि कमेंट इज एक्सटेंड्स हैज ऑथर। तो हैज ऑथर को ये हैज ऑथर सुपर क्लास बन गई है, और ये कमेंट जो है ये आपकी उसकी चाइल्ड क्लास बन गई है। तो एक छोटी सी लैंग्वेज हमने बनाई। अब ये एडिटर जो है वो इस तरह की लैंग्वेज अब लिख सकते हैं, ऐसा एडिटर जनरेट होगा कि इससे आप इस तरह की लैंग्वेज लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये देखें एक ओवरव्यू ग्रामर किस तरह की होती है। तो ये आपको एक ग्रामर लिखी हुई नजर आ रही है। इस रिजल्ट, इस ग्रामर के रिजल्ट के तौर पे ये फिर जो एडिटर जनरेट होता है उसमें आप इस किस्म की लिख सकते हैं। ग्रामर को मैं बाद में डिस्कस करूंगा, फिलहाल ओवरव्यू सा दे रहा हूँ कि एक पहले हमने ग्रामर लिखी, उस पर एडिटर जनरेट हुआ, एडिटर में फिर आप एक टेक्सचुअल लैंग्वेज या खास कंटेक्स्ट में लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें ये होता है कि फाइल एक्सटेंशन, ये मैं फिर बताता हूँ आपको बाद में, फिलहाल ये स्लाइड मैंने डाली है आगे। अच्छा, बल्कि इसको मैं यहाँ पे अब दिखाता हूँ। ये अब ये मैंने लेटेस्ट एक्लिप्स डाउनलोड की है, जो कि इसी महीने की है 23। अब इसमें फॉर एग्जाम्पल हम जाते हैं फाइल न्यू एग्जाम्पल्स में, तो यही एग्जाम्पल्स आपको नजर आएंगी जो इसके अंदर पड़ी हुई हैं। अब सारी एग्जाम्पल्स मैंने डाउनलोड इसके अंदर लोड कर ली हुई हैं। तो ये आपको इसके डोमेन मॉडल से लेके यहाँ तक, जब हमने एग्जाम्पल इंस्टॉल किए तो ये 1 2 3 4 5 6 प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल हो जाएंगे। तो ज्यादा रेलिवेंट जिसको हम जो डिस्कस करेंगे हम इनिशियल लेवल पे, वो ये वाला है कि ये डोमेन मॉडल का पहला प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को खोलेंगे, इसके अंदर सोर्स का फोल्डर है, सोर्स जेन फोल्डर है, मुख्तलिफ फोल्डर नजर आ रहे हैं आपको। सोर्स फोल्डर जो है इसके अंदर आपको ये डोमेन मॉडल का फोल्डर नजर आ रहा है। इसके अंदर ये एक डोमेन मॉडल डॉट एक्स टेक्स्ट एक्सटेंशन के साथ एक ये एडिटर नजर आ रहा है। तो जो ग्रामर लिखी जाती है वो डॉट एक्स टेक्स्ट फाइल में लिखी जाती है, ग्रामर लिखी जाती है। हाँ? तो ब्राइटनेस तो मैं नहीं बढ़ा सकता मेरे ख्याल में, इसमें आपको थीम वाइट की जाए। चलो थीम वाइट करते हैं, तो प्रेफरेंसेस से ही होगी मेरे ख्याल में। थीम लिख के देखो। लिखा है कहीं? क्या किया मैंने? अप्लाई कर दिया, अप्लाई एंड क्लोज, वो तो मैंने पहले भी किया था, अप्लाई एंड क्लोज ही किया था। ये को नहीं किया। अब जितने भी आ रहे हैं एडिटर ये सब ब्लैक उसके साथ आनी शुरू हो गई हैं।
और कहाँ से होगा ये? है तो इधर ही ये, एक्लिप्स लाइट। एक मिनट, ये इसमें क्या है? इस पे करूँ? कॉपी पे करनी आ रहा? इधर तो साफ है, तो ज्यादा बेहतर है उधर डालना है। भाई इस साइड पे आ जाएगा फिर ना, ये आ रहा है नजर, यहाँ पे इस पे आ रहा है, इस साइड पे, इस साइड पे आ रहा है। तो पहली जो बात है वो ये है कि ये जो ग्रामर लिखी जाती है, इसकी फाइल की एक्सटेंशन होती है डॉट एक्स टेक्स्ट। इसके अंदर आप हम ग्रामर लिखते हैं, या आपको नजर टेक्स्ट में बाद में डिस्कस करूंगा। तो ये जब ग्रामर आप लिख लेते हैं, इसके बाद आप राइट क्लिक करके और जनरेट टेक्स्ट टेक्स्ट आर्टिफैक्ट्स करते हैं। ये काम करते हैं फिर उसके बाद, और इसके बाद आप ये जो इसमें जो प्रोजेक्ट होता है, इस प्रोजेक्ट पे जाके आपने इसको, इसका इंस्टेंस खोलना है एप्लीकेशन का। क्या कह रहे हैं? इसके ऊपर क्यों रेक्टेंगल बनी हुई नजर नहीं आ रही?
ये मैंने किया, राइट क्लिक करके जनरेट आर्टिफैक्ट्स किया, एंड पे डन लिखा हुआ आ गया। अब मैं राइट क्लिक करके रन एज यहाँ से करूँगा प्रोजेक्ट के नाम के ऊपर, तो एक्लिप्स एप्लीकेशन यानी कि इसका इंस्टेंस खोलना होगा, क्योंकि आर्टिफैक्ट जनरेट होंगे तो एडिटर कैन बी देन एज एन प्लग इन जनरेट हो गया, उसको हम खोलने जा रहे हैं इसके इंस्टेंस के अंदर, जो एक टिपिकल तरीका है हम प्लग इन खोलने का। एडिट्स हम जाके इंस्टेंस के अंदर खोलेंगे। अब यहाँ पे करना क्या है हमने, कि हमने फाइल जाके न्यू और जावा प्रोजेक्ट ये क्रिएट करना है। जावा प्रोजेक्ट जब क्रिएट हो जाएगा तो नाम फॉर एग्जांपल डोमेन मॉडल, ये डोमेन मॉडल का प्रोजेक्ट बनाया, इसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा, न्यू फाइल, और फाइल का नाम फॉर एग्जांपल pm2.d मॉडल। अब ये एक्सटेंशन जो है, ये एक्सटेंशन हमने उसके अंदर डिफाइन किया, जो यहाँ पे मैं दिखा रहा था आपको, ये कि एक्सटेंशन किस फाइल का नाम एडिटर के अंदर कौन सी फाइल के एक्सटेंशन को डिटेक्ट करेगा वो। तो क्योंकि इसका डी मॉडल के नाम से है, इसकी एक्सटेंशन इसके अंदर डिफाइन हुई है MWE2 फाइल के नाम। ये जो फाइल है इसके अंदर एक फाइल होती है म्यू 2 के नाम से, ये फाइल है इसके अंदर बनी हुई है, उस फाइल के अंदर लैंग्वेजेस के ब्लॉक के अंदर फाइल एक्सटेंशन दी होती है। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी फाइल एक्सटेंशन ढूंढनी होगी अपने, किस नाम से मैंने एडिटर फाइल बनानी है, वो अपनी एक्सटेंशन जाके यहाँ से देखनी होगी। तो डी मॉडल में नाम रखा है, तो वो पूछ रहा है डू यू वांट टू कन्वर्ट डोमेन मॉडल टू एन एक्सटेक्स्ट प्रोजेक्ट, आई विल से यस। अब ये एडिटर के अंदर फाइल उस एडिटर के अंदर खुल गया है, क्योंकि इसकी एक्सटेंशन डी मॉडल थी जो हमने ऑलरेडी प्रोजेक्ट में बताई है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल स्पेस करता हूँ तो आपको नजर आएगा कि ये इसके अंदर डिफरेंट मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। ये ऑप्शन वही है जो ग्रामर में मैंने जो चीजें जनरेट की हैं उसके मुताबिक मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं इसके अंदर। तो फॉर एग्जांपल ये एक मैंने डोमेन मॉडल का अलग से भी ये बनाए हुए पहले से एक प्रोजेक्ट बनाया है, और इसके अंदर अगर मैं खोलता हूँ ये डी मॉडल, तो आपको नजर आएगा कि ये मैंने एक एंटिटी डिक्लेयर की है क्लास 1 के नाम से। और इसके अंदर आप देखें पूरी वो हेल्प दे रहा होता है, मतलब आपने आपकी कोडिंग बहुत कम है और अपना इतना सोफिस्टिकेटेड एडिटर आप बना देते हैं इसके अंदर। इसके अंदर ये P1 एट्रीब्यूट है, उसकी टाइप स्ट्रिंग है, और इस तरीके से बाकी चीजें आ रही हैं। इसके बाद ये ऑपरेशन है, और ऑपरेशन OP1 है, और उसकी ये पैरामीटर है एक स्ट्रिंग टाइप का। अब ये जो डेटा टाइप आ रही है ये, क्योंकि ये टाइटली इंटीग्रेटेड है विद जावा, तो आप स्ट्रेट अवे जावा की डेटा टाइप इसके अंदर इस लैंग्वेज के अंदर यूज कर सकेंगे। यानी कि ये लैंग्वेज जब आप लिखेंगे तो डेटा टाइप्स आपने ग्रामर को इस तरीके से लिखा है कि इसके अंदर जो डेटा टाइप्स हैं वो जावा की इस्तेमाल होंगी। और अल्टीमेटली फिर हमने इसमें जो कोड लिखा है जावा से उसको मैप किया है कोड को। तो उसके साथ होता क्या है कि जो हम जब लैंग्वेज लिखते हैं तो साथ ही जावा का कोड भी जनरेट होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये क्लास 1 है, तो क्लास 1 यहाँ जावा की इक्विवेलेंट क्लास भी उसकी क्लास भी जनरेट हो गई है। ये अब जावा की कोड आ गया साथ ही, ये कोड खुद ब खुद जनरेट हो रहा है जैसे जैसे आप बनाते जा रहे हैं एडिटर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और लिख देता हूँ, एक और एंटिटी बनाता हूँ, कंट्रोल स्पेस आई चूज एंटिटी, मैं कहता हूँ जी क्लास 2, फिर मैं कंट्रोल स्पेस करता हूँ। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकता हूँ या ऑपरेशन। प्रॉपर्टी डिक्लेयर करता हूँ, प्रॉपर्टी का नाम रख देता हूँ मैं P2 स्टेप। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम
इंट लगाऊं तो ये इंट जावा की इंट उठा ली है इसने। इसके बाद मैं फिर कंट्रोल स्पेस करता हूँ, तो मैं कहता हूँ ये एक ऑपरेशन मैंने बनाना है। ऑपरेशन का पूरा सिंटेक्स आ रहा है। ओपी कीवर्ड है उसका, ऑपरेशन का नाम फॉर एग्जाम्पल मैं रखता हूँ OP2 रख देता हूँ। टैब लगाया, पैरामीटर की टाइप देनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ फ्लोट। पैरामीटर का नेम P2। रिटर्न टाइप फॉर एग्जाम्पल फ्लोट ही कर देते हैं। हैं? हाँ, तो एट्रीब्यूट है तो इसको एट्रीब्यूट ही पास करना है ना हमसे, चल जाएगा। ठीक है जी। तो इसके अंदर आप इसकी यहाँ पे दिस मैच के नॉट कन्वर्ट फ्रॉम नल टू फ्लोट। नल क्यों आ रहा है यहाँ से? क्या चीज? हाँ, ये रिटर्न टाइप है। चलो मैं स्ट्रिंग डाल के देखता हूँ क्या करता है, स्ट्रिंग में भी यही करेगा। अभी कंट्रोल S। अच्छा, स्ट्रिंग डाली है, चले इसको। परल का अपना सिंटेक्स है, इसमें आप इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से लिखा है। अब मैं सेव करता हूँ इसको। तो अब मैं जो सोर्स जावा का जनरेट हो रहा है, इसको हम खोल के देखते हैं। आपको नजर आएगा क्लास 2 भी एक जावा की जनरेट हो गई है इसी से। तो क्या है, बीच में मैपिंग का कोड लिखा हुआ हमने। तो एक छोटी सी लैंग्वेज है जो हमने ग्रामर से बनाई है। इस लैंग्वेज से हम एक्चुअल एग्जीक्यूटेबल लैंग्वेज का कोड हमने बना दिया है। तो हम अपने जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए, हम जो उनके डोमेन से रिलेटेड कोई चीज़ है वो हम उसको दे देंगे, तो उससे वो थोड़ा सा काम करेगा और उसको एग्जीक्यूटेबल कोड उसके मुताबिक मिल जाएगा। तो दिस इज द गेम इन Xtext। इसी तरह एक और एग्जांपल है इसके अंदर, स्टेट मशीन के नाम से एग्जांपल है। तो इसका अपना एक सेंटेक्स है, जिस सेंटेक्स को हमने एक स्टेट मशीन की ग्रामर है, उसे आपकी किसी भी तरह की स्टेट मशीन बना सकते हैं, लेकिन टेक्सचुअली टेक्सचुअली बना सकते हैं। और दैट स्टेट मशीन विल आल्सो बी एग्जीक्यूटिंग, क्योंकि बैक एंड पे हमने उसको कोडिंग इस तरह की हुई है कि वो एग्जीक्यूट भी करती है। तो इसमें फॉर एग्जांपल इनिशियल स्टेट होती है, इसकी आइडल स्टेट होती है। उसमें दो एक्शन किए जा सकते हैं, अनलॉक डोर, लॉक डोर। अब अगर मैं डोर क्लोज करता हूँ तो एक्टिव हो जाएगा। एक एक सीक्रेट कंपार्टमेंट है, इसको खोलना है आपने, उसके लिए कुछ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस है कि अगर डोर अनलॉक है, लॉक और पैनल लॉक है। अब डोर अगर क्लोज करेंगे तो एक्टिव हो जाएगा, अगर लाइट ऑन करेंगे इट विल बी वेटिंग फॉर द ड्रॉर स्टेट में चला जाएगा। और अगर आप लाइट ऑन करने के बजाय आप ड्रॉर ओपन कर देते हैं तो वेटिंग फॉर लाइट स्टेट में चला जाएगा। अब अगर आपने वेटिंग फॉर लाइट के बाद लाइट ऑन कर दी तो वो पैनल खुल जाएगा। अगर वेटिंग फॉर ड्रॉर के बाद आपने ड्रॉर ओपन कर दिया तब भी खुल जाएगा। तो ये डिफरेंट स्टेट्स हैं, एक आइडल स्टेट है, एक्टिव स्टेट है, वेट फॉर लाइट है, वेट फॉर ड्रॉर है। अब इसकी अगर मैं आपको एग्जीक्यूशन दिखाऊं तो इस तरह एग्जीक्यूशन आ रही होती है। यू आर नाउ इन द आइडल स्टेट, पॉसिबल इवेंट्स आर डोर क्लोज। आपने लिखा डोर क्लोज, ये डोर क्लोज लिखा हुआ है, तो आप क्या होगा, यू आर नाउ इन एक्टिव स्टेट, तो आप एक्टिव स्टेट में आ जाएंगे। फिर आप कहते हैं जी यू आर नाउ इन पॉसिबल इवेंट्स आर डोर, डोर ओपन, लाइट ऑन। आपने फॉर एग्जाम्पल ड्रॉर ओपन लिख दिया, ड्रॉर ओपन लिख दिया, तो आप यू आर नाउ इन वेटिंग फॉर लाइट स्टेट, इधर आ गए हैं, पॉसिबल इवेंट्स आर लाइट ऑन।
और लाइट ऑन के बाद आगे लाइट ऑन की आपने एग्जीक्यूटिंग कमांड अनलॉक पैनल, ये अनलॉक पैनल की कमांड, ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। एग्जीक्यूट कमांड लॉक डोर, ये लॉक डोर की कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो सिवाय यू आर नाउ इन अनलॉक पैनल स्टेट। अब अनलॉक स्टेट में आ जाएंगे आप। अनलॉक में आने से पहले पहले साथ ये दो चीजें जहाँ लिखी हैं ये भी एग्जीक्यूट होंगी। अब उसके बाद आप कहते हैं जी पैनल क्लोज, पैनल क्लोज करेंगे तो ये यहाँ पे आप पहुंच जाएंगे आइडल स्टेट में। और यहाँ पे ये दो कमांड एग्जीक्यूट हो जाएंगी। डोर अनलॉक हो जाएगा, दरवाजा कमरे का, और पैनल लॉक हो जाएगा। तो ये पॉसिबल एग्जीक्यूशन होगी। अब इसकी अगर आप ग्रामर देखें, ग्रामर का सिंटैक्स मैं अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करूंगा, आपको सिर्फ एक लुक दे रहा हूँ कि ग्रामर कैसी नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉलन के साथ स्टेट मशीन कॉलन, फिर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है इवेंट कॉलन, कमांड कॉलन, इन्हें हम बेसिकली रूल्स कहते हैं, लेकिन थोड़ा डिटेल में बाद में देखते हैं। और अब जो एडिटर जनरेट हुआ है, एडिटर में जो इस ग्रामर से एडिटर जनरेट हुआ है वो, उसमें हमने ये चीजें लिखी हैं। हमने सबसे पहले इवेंट्स डिफाइन किए हैं, फिर हमने एक रीसेंट इवेंट भी डिफाइन किया है, उसके बाद हमने कमांड्स कुछ डिफाइन किए हैं। अब इन तीनों चीजों को अब हम आगे डिफरेंट स्टेट्स में यूज करेंगे। स्टेट आइडल में हमने क्या किया, अनलॉक डोर, जो ये लिखा हुआ है अनलॉक डोर और लॉक पैनल, इन दो एक्शंस को हम इस एक्शन में हम ये दो कमांड यूज कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये कमांड यहाँ पे पहले हमने ऑलरेडी डिफाइन की हुई है। अब क्या होगा कि डोर क्लोज से एक्टिव में चला जाएगा अगर हमने कोई भी एक कमांड एग्जीक्यूट की तो। फिर अगर हम एक्टिव स्टेट में हैं तो ड्रॉअर ओपन से वेटिंग फॉर लाइट में चला जाएगा। अगर ड्रॉअर ओपन को हमने किया और अगर लाइट ऑन को किया तो वेटिंग फॉर ड्रॉअर में चला जाएगा। अब वेटिंग फॉर लाइट में अगर आप हैं तो लाइट ऑन करेंगे तो अनलॉक पैनल में चले जाएंगे, और अगर आप वेटिंग फॉर ड्रॉअर में हैं तो ड्रॉअर ओपन करेंगे तो अनलॉक पैनल में चले जाएंगे। तो दिस इज अ काइंड ऑफ ग्रामर विच हैज बीन रिटन, जिसके मुताबिक वो फिर जो है वो उसको हम यूज कर सकते हैं। क्या ये उनकी आईडीज हैं बेसिकली, वो इसके अंदर जो बना हुआ है ना, ये उसकी आईडीज है 1 2 3 4, वो जनरेट हो जाती हैं खुद ही। वो ग्रामर में इस तरह एक लिखे जिसकी वजह से हमें 1 2 3 लिखते हैं हम। उसको मैं जब ग्रामर डिस्कस करना शुरू फिर बताऊंगा आपको। स्टेट मशीन का जो कोड जनरेट एग्जीक्यूटेबल कोड है बेसिकली, अगर मैं आपको एग्जीक्यूट भी करके दिखा देता हूँ। अगर मैं ये स्टेट मशीन फॉर एग्जाम्पल इंस्टेंस खोला हुआ है मैंने इसके अंदर ये स्टेट मशीन का भी एक एडिटर बनाया हुआ है टू सेव द टाइम। ये इसमें फॉर एग्जाम्पल सारी कमांड लिखी हुई हैं, और तो आप देखेंगे कि ये अब जैसे ही मैंने ये लिखूंगा सारा, तो इसका इक्विवेलेंट कोड जावा में जनरेट हो गया है। इक्विवेलेंट कोड जावा में जनरेट हो गया है। अगर मैं इस कोड को खोलता हूँ तो आपको नजर आएगा कि इसके अंदर मेन मेथड है। ये मेथड को मैं रन कर सकता हूँ। लेकिन ये खुद ब खुद कोड नहीं जनरेट हो गया, इस कोड को जनरेट करने के लिए भी कोड लिखा हुआ है। तो रन एज जावा एप्लीकेशन, यू आर नाउ इन आइडल स्टेट, पॉसिबल इवेंट्स आर डोर क्लोज्ड। तो फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ डोर क्लोज, यू आर नाउ इन एक्टिव स्टेट, पॉसिबल इवेंट्स आर डोर ओपन एंड लाइट ऑन। अब मैं लिखता हूँ लाइट ऑन, तो अब अगली स्टेट पे चला गया। तो ये एक तरह की एग्जीक्यूटेबल स्टेट मशीन की ये बेसिकली ग्रामर है, और उसकी लैंग्वेज है डीएसएल, जिससे ये एक एग्जीक्यूटेबल स्टेट मशीन हमने बनाई है। अच्छा जी, तो ये जो
होता क्या है इसमें कि इसमें एक एक्सटेंड एक्सटेक्स पढ़ रहे हैं हम। एक्सटेक्स की दो सिस्टर लैंग्वेजेस हैं। एक एक्सटेंड है, एक्सपेस है। जल्दी आप जो ट्रांसफॉर्मेशन का कोड लिखते हैं वो एक्सटेंड के अंदर लिखते हैं, एक्सटेंड के अंदर। उसका स्पेसिफिक तरीका है, गाइडलाइन दी हुई है, किसी के कोड लिखना होता है आपने। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये लेफ्ट साइड पे जो कोड आपको नजर आ रहा है थोड़ा शेडिड फॉर्म में, ये एक तरह का वो ट्रांसफॉर्मेशन का कोड लिखा हुआ है आपने, जिसकी वजह से राइट साइड पे फिर वो जो जावा का कोड जनरेट हुआ है उस लैंग्वेज की वजह से। तो ये बेसिकली टेम्पलेट बेस्ड का कोड है, लेकिन इसको मैं अभी नहीं डिस्कस करूंगा, सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप कोड लिखते हैं। इसका इक्विवेलेंट कोड जावा का ऑटोमेटिकली साथ साथ जनरेट हो रहा होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे चलें। एक और एग्जांपल है इसमें, अरिथमेटिक एग्जांपल। ये उसकी ग्रामर दी हुई है। इसमें एक छोटा सा उन्होंने कैलकुलेटर बनाया है। और फॉर एग्जांपल ये आपको नजर आ रहा है कि यू कैन डिफाइन अ मॉड्यूल एंड यू कैन डिफाइन लेंथ कॉलन 7, डिफाइन विड्थ कॉलन वेट, लेंथ इनटू विड्थ किया तो ये आपको यहाँ पे इक्वल टू आ गया। फॉर एग्जांपल इसको मैं अगर आपको दिखाऊं, ये क्या कर रहा है, ये कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट बनाया हुआ मैंने। तो ये आपको नजर आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैं एक कुछ वेरिएबल सा डिफाइन कर सकता हूँ, विड्थ कॉलन 10, सेमी कॉलन लगाना होता है उसके एज पर सिमेंटिक्स, लेंथ 20। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ सेमी कॉलन। जैसे मैंने सेमी कॉलन किया तो जैसे वो पाइथन में आ जाता है ना, सामने ही आंसर लिखा हुआ आ जाता है। ये उस तरह की इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बन गई है। तो ये होगी एक एग्जांपल। एक है होम ऑटोमेशन की एग्जांपल। इससे आप देखेंगे तो इसमें भी इसकी इसकी ग्रामर है अपनी। मॉडल, डिक्लेयर, डिवाइस, स्टेट, रूल, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। और जब हम ग्रामर लिख लेते हैं तो फिर एक एडिटर जनरेट होता है। उस एडिटर के अंदर ये जैसे आपको ऊपर नजर आ रहा है, इसके अंदर हमने कोई एक लैंग्वेज लिख दी है। हम कह रहे हैं जी डिवाइस कैमरा कैन बी ऑन ऑफ, तो हमने बता दिया कि कैमरे की दो स्टेट हो सकती हैं, या ऑन हो सकता है। डिवाइस लाइट हमने डिक्लेयर किया है, डिफाइन की है, हमने कहा जी ये भी ऑफ ऑन हो सकती है। फिर हमने एक और तीसरी डिवाइस डिक्लेयर किया है, डिवाइस डोर, इट कैन बी ओपन एंड क्लोज्ड। अब रूल बना रहे हैं हम, रूल का नाम दिया हमने माई रूल, व्हेन डोर डॉट क्लोज्ड। अब डोर, अगर डोर यहाँ पे डिक्लेयर्ड है और अब डोर में या क्लोज हो सकता है ओपन हो सकता है, तो इस तरीके से वो चीज यूज होगी एज पर दिस ग्रामर, कि जब डोर क्लोज होगा तो क्या होना चाहिए, फायर कैमरा डॉट ऑन, तो कैमरे का ऑन इवेंट होना चाहिए, एंड फायर लाइट डॉट ऑफ। तो ये क्यों हम लिख सक रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस ग्रामर। तो हमने ग्रामर लिखी है छोटी सी, एक छोटी सी लैंग्वेज बनाने के लिए। और जैसे ही आप इसको अगेन इसके अंदर जो कोड इस तरह का लिखा गया है कि वो आप इसको एग्जीक्यूट करके देख भी सकते हैं, तो हम इसको भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। फाइल जब एडिटर आपने ये फाइल क्रिएट करनी है ना, फॉर एग्जांपल आप जाएंगे इस पैकेज सोर्स के अंदर रख के, आप जब फाइल न्यू करेंगे, नई फाइल बनाएंगे, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप मैं कहता हूँ जी कैलकुलेटर 2, एक कैलकुलेटर 1 की नाम फाइल बनाई हुई है मैंने, कैलकुलेटर 2 डॉट कैल्क। अब कैल्क एक्सटेंशन ही देनी है, क्योंकि कोड जनरेशन में हमने वहां बताई हुई है कि किस फाइल के एक्सटेंशन को एडिटर ने रिकॉग्नाइज करना है, कैल्क के नाम से ही। हाँ हाँ, करना चाहें।
दैट विल बी, क्योंकि ये टाइटली इंटीग्रेटेड है, जावा का बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन बाकी कोड भी जनरेट कर सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा कोड लिखना पड़ेगा आपको। तो ये अब देखेंगे तो ये सबसे पहला कंट्रोल स्पेस किया तो मॉड्यूल लिखा हुआ आ गया। अब मैंने नेम आईडी पूछा, इसका मतलब मैंने कोई नाम देना है इसका, मॉड्यूल 2 नाम दिए, फिर कंट्रोल स्पेस करूंगा। अब इसके अंदर मेरे पास मॉड्यूल लिखने के बाद ये ऑप्शन आ रहे हैं, आई कैन इम्पोर्ट समथिंग, इम्पोर्ट कुछ करना है वो कर सकता हूँ। मॉड्यूल 1 को इम्पोर्ट कर लें आप आगे, या डिफरेंट किस्म की। मॉड्यूल 1 के अंदर अब पाई पड़ा हुआ था, तो पाई मैंने इंपोर्ट कर लिया है, पाई को मैं यूज़ कर सकता हूँ, पाई इंटू 100 आंसर दे दिया उसमें। बेसिकली सेमी कॉलन लगाएंगे तो यहाँ पर भी दे देगा, ये 314 दे दिया। ठीक है जी, तो ये एक छोटी सी खूबसूरत सी छोटी छोटी लैंग्वेजेस बना सकते हैं इससे। और अच्छा जी, उसके बाद ये कुछ YouTube की वीडियोस मैं आपको लिंक दिए हैं, ये 5-5 6-6 मिनट की वीडियो है, लेकिन एक आपको एक वो पूरा एक थोड़ा ब्रॉड सा एक पूरी इन्वायरमेंट का दे देता है। एक आधी वीडियो में कर लेते हैं रन 6-1-7 मिनट की, ताकि उससे आपको आइडिया हो जाता है, हो जाएगा कि हाँ। कौन सी फाइल? हाँ, मेरे को पढ़ के बताइए। हमको इसकी मतलब हमने एक सिमेंटिक लिखा है, एक सिंटेक्स लिखा, ग्रामर लिखी है, और हम उससे एक एम्पलीफायर जनरेट करना चाहते हैं। मतलब वो एक स्पेसिफिक मॉड्यूल के लिए, जैसे अभी हमने स्टेट मशीन वाली एग्जाम्पल की ना, उस तरह के हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसकी हमारे पास एम्पलीफायर और एग्जाम करना है, वैसे ही होता है ना। बजाय इसके कि आप ओबियो को बार बार खोल। नहीं वो तो हो जाता है, जब आप प्लग इन बना लेते हैं ना, तो वो आप प्लग इन कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएंगे उसके ट्यूटोरियल। अभी तो हमने एक्लिप्स खोला हुआ है, ओबीओ नहीं खोला, पहली बात है कि यहाँ पे ओबीओ नहीं खोला, हमने एक्लिप्स खोला हुआ है। इसमें आपको नजर आ रहा है कि जावा की एक आपने वो बन गई है, जावा का कोड जनरेट हो गया ना। अगर जावा के कोड को डायरेक्टली डबल क्लिक करके आप अगर खोलने वाला मैकेनिज्म जो भी है वो सारा एप्लीकेबल हो जाएगा इसके ऊपर। ऑब्वियसली जावा आप खोल लेते हैं और डबल क्लिक करके ऑपरेटिंग सिस्टम से भी खोल लेते हैं फाइल्स को, वो मैकेनिज्म इस पे एप्लीकेबल होगा, क्योंकि एक्चुअली इसका जावा कोड जनरेट हो रहा है। पहली 3 मिनट की वीडियो है, और इसकी टोटल कोई 5 वीडियो दी हुई है इसमें। For which Xtext provided a solution. अच्छा, ये बता रहा है कि जी मैंने अपना केस स्टडी एक बता रहा है कि मैंने किस तरीके से एक्सटेक्स को यूज किया है। ये इन्होंने बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने के लिए यूज किया है इसको। Things have to be declared, such as type selectors, type display styles, and things like that. And then after they've been declared, they need to be referenced by other things, such as diagram styles. So there's quite a bit of declaration and referencing going on. The problem that we found was it was difficult to discuss configuration with other people via news groups and emails and things like that, because you were constantly sending screenshots of the GUI. What we also found was it was difficult to compare two versions of the configuration, because obviously the GUI could only display one version at a time. So what we decided to do, तो बेसिकली ये बता रहा है कि जी वो क्रूड तरीके से हम स्क्रीनशॉट्स हमें बार बार भेजने पड़ते हैं,
तो हम बेसिकली वी हैव उस सिचुएशन में नेक्स्ट टेक्स्ट यूज किया ताकि हमें स्क्रीनशॉट्स प्रूफ तरीके से ना भेजने थे और रिकॉर्ड भी हम मेंटेन कर सकें. Its needs. I'm not going to go into detail about how you declare the domain-specific language in this video. What I'm going to do though is show you what you get once you have declared your domain-specific language and generated an editor using Xtext. In our case, we look at that our users are already familiar with the Eclipse environment and indeed the Java editor. What you notice first of all is there is syntax coloring. So obviously keywords come out in red, comments come out in green, and literal strings come out in blue. What you also get as well is you get an outline. यानी ये बता रहा है कि जो हमारा एडिटर जनरेटर होता है वो भी इतना पावरफुल है कि उसमें सिंटैक्स हाइलाइटिंग और ये कीवर्ड्स का डिफरेंट कलर होगा और स्ट्रिंग का डिफरेंट कलर होगा. इतना पावरफुल है कि आपने कुछ नहीं करना लेकिन वो एडिटर इतना मॉडर्न टाइप एडिटर जनरेट हो जाता है. Yeah, an outline is built up here, showing the structure of what's being built up, and that's quite useful to the user to be able to navigate around this document. There are completion options given, so I'm using control space here, and then I'm presented with whatever legal completion options there are at this point in the document. Errors, if I put an error in here, then an error comes up, and yes, it gets underlined in exactly the same way as it does with a Java error. You also get any errors listed down in the problems view. For any application that you might develop, which has some degree of configuration behind it, rather than make it configurable via raw XML, or go through the trouble of writing a GUI for it, rather than do that, consider declaring a DSL and then using Xtext to generate an editor for it. The benefits are that the editor can prompt the user for valid input, and you can also compare between versions of the configuration much more easily. सेकंड पे आ रहा है, इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देगा, आगे फिर ग्रामर का सेंटेंस को थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा है. Jay, in the previous video, we saw an overview of the benefits of using Xtext to define your own domain-specific language. In this video, we're going to actually go ahead and see how we can use Xtext to make a new project, and I'll show you how to start making your own DSL. Right, well, the first thing we have to do is create the projects. So right-click in the Package Explorer, New, other Xtext project, and user names. So I'll call it Agile J demo, and okay, it tells me I've got to match the project name to the language name. So that's Agile J demo language. ये create new Xtext project का ये है, जब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं उस वक्त हम फाइल एक्सटेंशन बताते हैं, जो कि एडिटर जिसमें जो फाइल बनानी है उसका एक्सटेंशन जो है ना, वो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हुए ही उसके इनिशियल विंडो पे ही बता रहे होते हैं क्या एक्सटेंशन देनी है आपने एडिटर को. Time to get these right. जो हम लोग लैंग्वेज डिफाइन करने की फाइल बना रहे हैं उसका है ना. हाँ, उसका एडिटर के अंदर कौन सी फाइल किस एक्सटेंशन की फाइल को वो डिटेक्ट करेगा एडिटर जो हमारा जनरेट
हुआ है। जो हम एक्सटेंशन देंगे ना, फिर यही एक्सटेंशन डिटेक्ट करेगा वो एडिटर। नहीं वो नहीं वो तो, ये देखें बात ये रन टाइम खोली है ना मैंने। रन टाइम में जब फाइल क्रिएट करनी है ना, तो मैंने इसको एक्सटेंशन देनी है कैल्क। ये इसकी बात हो रही है। ये अगर मैं कोई और एक्सटेंशन दूंगा तो ये डिटेक्ट ही नहीं करेगा, ये सारी सिंटेक्स हाईलाइटिंग कुछ भी नहीं होगा। उसको प्रॉपर सिंटेक्स हाईलाइटिंग एज पर ग्रामर करने के लिए उसको एक्सटेंशन देनी जरूरी है। ये वो एक्सटेंशन डिफाइन कर रहे हैं हम इनिशियली, पहले स्टेप पे ही, जब प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हम। ठीक है, चलिए। The generator one we'll be using this time, finish, and then there we go. So we've made two new projects. One is the user interface project, and one is the language project. And it's opened for us a new file called demo.dsl.xtext, and this is where we define our grammar. The file that was opened is an example grammar. What I'm going to do now is I'm going to actually compile it. So this is the Xtext file. Any .xtext file is a grammar definition, and as was generated for us just now, next to the Xtext file is the MWE file, and if you right click on that and select run as, you have this option here, MWE workflow, select that and it will branch away for a minute. Now, if we look at the console, we can see that we've got this message here saying workflow completed in 15 seconds. The next thing we want to do is to run it, and we do that by selecting in the user interface project the plugin.xml file that opens in an editor, and down here we have the option of testing, launch and Eclipse application. We just let that start up. Basically, now we have a new empty work. बेसिकली इंस्टेंस खोल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, उसका भी खुल जाएगा। राइट क्लिक करके इंस्टेंस खोल लें आप। Space inside here, we need a new project. Let's एक्सटेंशन हुई थी जिससे हमने लिख किया। तो हम अभी तो एडिटर बना रहे हैं ना, मतलब वी आर एक्चुअली जब हमने प्रोजेक्ट न्यू क्रिएट किया और एक्सटेंशन दी है तो हमने एक एडिटर बनाया है। एडिटर नहीं बनाया, ग्रामर का एडिटर खोला है, उसमें ग्रामर लिखी है, अभी ग्रामर लिख चुका है ये। अब ये एडिटर उससे जनरेट कर चुका है ये। अब ये उसकी वो खोल रहा है, इंस्टेंस खोलने लगा क्लिप्स का। अब उसके अंदर एडिटर को यूज करेगा। पहले एक्सटेक्स्ट का प्रोजेक्ट बनाया, उसकी एक्सटेक्स्ट की फाइल मिल गई, एक्सटेक्स्ट फाइल के अंदर ग्रामर लिखी है इसने। उसके बाद उसने आर्टिफैक्ट्स जनरेट कर दिए हैं। आर्टिफैक्ट जनरेट करके अब वो इंस्टेंस खोल रहा है क्लिप्स का। अब यहाँ पे आके एक नया प्रोजेक्ट बनाएगा जावा का। इसके अंदर फिर वो जो एक्सटेंशन दी थी, उस एक्सटेंशन की एक फाइल बनाएगा। वो फाइल को ये एडिटर डिटेक्ट कर लेगा जो हमने अभी क्रिएट किया है। तो फिर ग्रामर के मुताबिक सिंटैक्स हाईलाइटिंग और सारी काम करेगा। अब ये नया प्रोजेक्ट बना रहा है इंस्टेंस के अंदर, प्रोजेक्ट जावा प्रोजेक्ट। here. DDSL, remember DDSL is the file name extension that we nominated when we ran the wizard. And then inside here, we should have a working editor. How we do? So select that, space, and then control space again. It's prompting for a URI. Let's just give it this one here. Okay, and what else does it want? Select type. And it wants an ID, so let's call it Fred. Okay, say that it's happy, there are no problems, no errors.
So now we've seen it run end to end. What I've done is I've commented out the last part of the default grammar, which Xtext. अच्छा, ये जब प्रोजेक्ट बनता है तो डिफॉल्ट कमांड ऑफ ग्रामर खुद ही जनरेट कर देता है. अब उसमें कमेंट आउट करके एक दो लाइनों को पकड़ के अब वो थोड़ा एक्सप्लेन करने लगा कि हो गया रहा है. Change the model to be just one of these hello world components. So अच्छा, अब जनरली ग्रामर में होता है कि आप एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है ग्रामर में, उसके बाद फिर वो प्रोडक्शन रूल्स होते हैं और साथ साथ वो चीजें वो पिक करता जाता है साथ साथ. तो अब बेसिकली ये चीज ये बता रहा है कि मॉडल के अंदर एक हेलो वर्ड की क्लास हो सकती है, या हेलो वर्ड के अंदर एक प्रोडक्शन रूल है हेलो वर्ड का. ये कैपिटल हेलो वर्ड नजर आ रहा है ना आपको? इस हेलो वर्ड को फिर यहाँ पे आके हमने डिफाइन नया रूल में, इस नए रूल में ये रूल होता है कॉलन रूल कैन वन और मोर हेलो वर्ड रूल्स. तो अब हेलो वर्ड रूल को यहाँ पे डिफाइन किया कि हेलो वर्ड रूल के अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल एक स्ट्रिंग है. इसका मतलब है कि मॉडल के अंदर एक स्ट्रिंग हो सकती है. प्लस इज इक्वल टू का मतलब है कि मल्टीपल स्ट्रिंग्स, एक या एक से ज्यादा स्ट्रिंग्स भी हो सकती हैं. ये बेसिकली ये ग्रामर बता रही है इस वक्त. application. And now, well, this file that didn't have any errors now does have errors. The reason for that being that we changed the grammar underneath it. So we can delete that line and replace it with hello world. And now that's legal. So we've now defined our own grammar and seen it checked for problems by the new enter that we generated. हेलो वर्ड जनरेट करने की एक छोटी सी ग्रामर लिख दी एक लाइन में. अब इसको थोड़ा सा ये एक्सपेंड करेगा. क्या हुआ? This video, I should show you how you can use Xtext to make your own very simple, in this case, DSL, and then compile that DSL and generate an editor, and then create a script which is in the language of the DSL that we defined. What I would like to do in this video now is show you some of the basic constructs of grammar definition. Let's assume that we want our DSL to store information about something called a book. So we need a book variable, and that variable is on time. Book. Now it's in red because it doesn't know yet what we mean by book. So we get book definition. बुक अब डिक्लेयर कर रही है, बुक वेरिएबल ऑफ टाइप बुक. तो ये बुक का रूल एक बनाने लगा है. नहीं एक ज्यादा ना. अब ये एक मॉडल के अंदर बहुत सारे रूल हो सकते हैं, लेकिन एक रूल होगा, वो फिर सबको कॉल करेगा रूल्स को. हाँ, वो निकाल दिए. अब मॉडल का मतलब मॉडल कैन कंपोज बुक और मल्टीपल बुक्स. नहीं हो सकता था, वो तो उसने अपना प्लान किया है जिस तरीके से.
वो बेसिकली वो तो हेलो वर्ड तो कुछ भी नहीं था ना, अब वो बताएगा जी मल्टीपल बुक्स मैंने कैसे रखनी है, लोगों को कैसे लोकेट करनी है, वो एक थोड़ी सी एग्जांपल दे रहा है। तो मॉडल कैन कंपोज अ बुक, अभी तक ये है। अब बुक को डिफाइन करेगा, बुक है क्या, बुक क्या चीज है, वो अब आगे बताने लगा, डिक्लेयर करने लगा उसको। तो ये भी डिलीट कर देगा हेलो वर्ड। वो तो हेलो वर्ड एग्जांपल होती है ना हर लैंग्वेज की। हाँ हाँ। या आपका स्ट्रिंग जो है वो हेलो वर्ड है ना, तो हमने कॉल तो स्ट्रिंग कर दी, तो हमें फिर बेनिफिट क्या हो? इसको छोड़ दें, अभी अब समझ आएगी आपको। रूल रूल नहीं कॉल करते उसके अंदर, रूल आपको नजर आते हैं लेकिन रूल कॉल नहीं करते। रूल ने ट्रांसलेट होना होता है किसी कंक्रीट चीज के अंदर, स्ट्रिंग में या किसी चीज में रूल ने कन्वर्ट होना होता है। ये ग्रामर जब लिखते हैं ना, वो थोड़ा सा ग्रामर पे अगर आइडिया है आपको, तब ग्रामर से एक अपने को टर्मिनल्स होते हैं और दूसरे नॉन टर्मिनल होते हैं। ये रूल्स बेसिकली नॉन टर्मिनल होते हैं, तो टर्मिनल्स में ट्रांसलेट होते हैं सारे नॉन टर्मिनल्स जब वो रिकर्सिवली चलते हैं। तो ये बुक को डिफाइन कर रहे हैं। So अब बुक को डिफाइन कर रहा है ये। सिंपली अभी ये डिफाइन किया कि बुक को डिफाइन ये किया कि स्ट्रिंग का नाम है बुक उसका फिलहाल। it's a pretty common requirement that an entity needs some sort of identifier. In the case of a book, there is a book, the ISBN, and अच्छा, ये जो आप सिंगल कोड के अंदर हम डालते हैं एक तरह की स्ट्रिंग बन जाती है, ये बन जाते हैं कीवर्ड, जैसे लैंग्वेज के कीवर्ड होते हैं। आप कहते हैं फॉर लूप का फॉर कीवर्ड होता है, दिस कीवर्ड होता है, इफ कीवर्ड होता है। तो ये जब हम सिंगल कोड के अंदर लिखते हैं कोई चीज, वो कीवर्ड बन जाता है। वो टेक्स्ट लैंग्वेज में दोज कीवर्ड्स कैन बी यूज। अब जनरली इफ के बाद कोई लिखना है, आपने कोई कंडीशन डालनी है, तो इस बुक है, बुक कीवर्ड है। बुक कीवर्ड के बाद हम एक वेरिएबल डालेंगे आईएसबीएन नंबर का, ताकि बुक जब कीवर्ड लिखे तो फिर हमें आईएसबीएन नंबर में डालना पड़ेगा ग्रामर के मुताबिक। अगर नहीं डालेंगे तो हमें एरर देगा। अब आईएसबीएन नंबर बुक के साथ कीवर्ड के साथ डालना पड़ेगा हमें। ये सीक्वेंस हमने एक सीक्वेंस डिफाइन कर रहे हैं कि सीक्वेंस से हमने एडिटर में चीजें लिखनी है। is that we are forcing it to only contain alphanumeric characters. अच्छा, इससे क्या है कि जी आईडी जब जब आईएसबीएन इक्वल टू आईडी लिखेंगे, इसका मतलब है इस पॉइंट पे एडिटर के अंदर हम अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स डाल सकते हैं। एबीसी भी डाल सकते हैं, 1 2 3 भी, और इसका कॉम्बिनेशन भी डाल सकते हैं। आईडी यहाँ भी आईडी डिक्लेयर करेंगे हम। ये ऑलरेडी इसके अंदर डिफाइन हुआ हुआ है कि आईडी जब भी लिखा जाएगा, इसका मतलब है कि एडिटर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर मांगेगा। Tokens Xtext will assume that the DSL will require space between these tokens. Unlike identifiers, strings are just free text. एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। So when it's DSL, people allow the user to enter free text. अच्छा, अब इसका मतलब है कि जब आप एडिटर में क्या होगा, एडिटर के मुताबिक तो सबसे पहले बुक कीवर्ड लिखना पड़ेगा, फिर हमें एक आईएसबीएन डालना पड़ेगा अल्फान्यूमेरिक में, फिर उसके बाद हमने उसका टाइटल देना होगा जो कोई स्ट्रिंग होनी चाहिए। यही सीक्वेंस अगर आगे आगे पीछे नहीं कर सकते, यही सीक्वेंस आपने फॉलो करना होगा। No big surprises here. There's another option called integer, and that allows us to force the user to enter only integers. Okay, so now we can put it all together and try it out. Firstly, let's say that then go to the workflow, run as MWE workflow.
Okay, and once again, our old text has become illegal because we changed the grammar definition underneath it. But what we can do now is with control space, well, there's only one option, which is equal, so it's completed that for us. Next, it's saying, please enter an ISBN, and we will have J1234 and it wants a title. And finally, it wants to know how many pages. And there it's happy, there are no problems. So we built a definition of what the language looks like for the book, and then we have used that to declare one instance of a book. चलिए ब्रेक करते हैं. ये जो लैंग्वेज लिख रहे हैं ना, एडिटर बन रहा है आपका M1 लेवल पे. हाँ नहीं है, M1 लेवल है, M1 लेवल ही. इंस्टेंस इसी में बन रहा है. बेसिकली एडिटर के अंदर M1 लेवल की वर्किंग चल रही है. फिर जी, फिर नमाज के बाद फिर